हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी प्रेम कुमार सिंह बच्चा आप फिर से आप लोग सभी बच्चों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ ठाकुर सर एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर यूनिट का लेक्चर 1 कवर करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये आता है। और इसका आज हम लोग अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस लेक्चर में जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो क्या सब पढ़ना है बच्चा, वो हमको दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग बात करेंगे इसमें डीप ब्रो हाइपोथेसिस के बारे में कि डीप ब्रो हाइपोथेसिस क्या कहता था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो बच्चा हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये क्वांटम नंबर क्या होता है। एक सेकेंड, ये क्वांटम नंबर क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको क्वांटम नंबर बताऊं तो पहली बात हम लोग क्वांटम नंबर का चलो समझते हैं ढंग से। आपको यह बात तो पता है कि कोई भी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चा, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और न्यूक्लियस के चारों बगल न्यूक्लियस के चारों बगल एक ऑर्बिट बना होता है जिस ऑर्बिट के ऊपर में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, और ये क्या इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एंड इसमें पाया जाता है न्यूट्रॉन। ये बात तो सभी बच्चों को पता होगा कि मेरे पास कोई भी एटम होता है उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो सब एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसमें प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आप ये भी जानते होंगे प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आप ये भी पता होगा कि जो न्यूट्रॉन होता है बच्चा ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दैट मींस इस पे ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और आप ये भी जानते हो कि जो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग किसी भी एटम के अंदर में सारे के सारा इलेक्ट्रॉन किसी एक, मान लो किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सबके सब इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करेंगे क्या? किसी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है, जिस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर में होते हैं क्या सबके सब इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल पाथ पे, किसी सिंगल ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो मान लो अगर कभी हमको किसी इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, पोजीशन बताना हो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैं आपसे पूछूंगा किसी एक इलेक्ट्रॉन का बताऊंगा कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एटम के अंदर में क्या है, या इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एटम के अंदर में क्या है, तो आपको किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी बताना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ पे होता है, तो किसी एक पाथ वाले इलेक्ट्रॉन का मैं आपसे पूछ दूं, अच्छा बताओ एटम के अंदर में इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताओ जरा, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताओ जरा क्या है, तो आप कैसे बताओगे? तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए किसी एटम के अंदर में किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, 4 सेट होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के। और उन्हीं चारों सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। और वो चारों वैल्यू को हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग जैसे आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं N, L, M और S, इस नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो ये जो 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, 4 सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं ना, जो क्या बताते हैं, किसी एटम का पोजीशन और किसी एटम का एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं एटम के अंदर में। और इन्हीं चारों वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वांटम नंबर का डेफिनेशन, अगर आपको कभी क्वांटम नंबर के ऊपर में लिखना हो तो क्वांटम नंबर का आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, मैं यहां बता दे रहा हूं। देखो, क्वांटम नंबर is the set of 4 numerical value which describe the electrons position and energy within a एटम। किसी एटम के अंदर में किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी बताने के लिए
जो अपने पास 4 न्यूमेरिकल वैल्यू के सेट होते हैं उसी को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। यानी कि तुमको किसी एक एटम का अगर तुमको पोजीशन बताना है, जैसे मान लो हम एटम के अंदर में घुसे और हमको उस एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताना है, तो तुमको ऐसे उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर 4 न्यूमेरिकल वैल्यू का सेट चाहिए होता है, जिन चारों न्यूमेरिकल वैल्यू को सेट के द्वारा, जैसे मान लो आपको हम आपसे पूछ दें, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो आप कहीं रहते हो, दरभंगा में रहते हो, मान लो कहीं पे, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं इसलिए एग्जांपल में दरभंगा ले रहा हूं। अब बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, मान लो आप कहीं दिल्ली में रह रहे हो और मान लो आप अपने जिला के किसी एक गांव से हो और दिल्ली में कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ आप कहां रहते हो, तो आप कैसे बताओगे कि मैं बिहार राज्य में रहता हूं? तो पहला आपका हो गया बिहार राज्य एक एड्रेस के तौर पे। फिर आप बोलोगे मैं दरभंगा जिला में रहता हूं, या फिर आप जिस जिले में रहते हो जिला का नाम बोलोगे। फिर उस जिला के बाद आप क्या बताओगे? अपने ब्लॉक का नाम बताओगे, मैं दरभंगा जिला के इस ब्लॉक में रहता हूं और उस ब्लॉक के इस गांव में रहता हूं। अगर आप ये 4 चीज बता दोगे तो कोई भी इंसान आपके गांव तक आप तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर किसी इलेक्ट्रॉन का हमको पोजीशन बताना है किसी एटम के अंदर में, तो इसी हमको बताने के लिए क्या चाहिए? 4 सेट चाहिए होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का, और उन्हीं चारों सेट को क्या बोला जाता है? हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं NLMS से। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? जैसे n को हम लोग जैसे मान लो बना ये पहला ऑर्बिट हुआ, और देखो और इसमें हम लोग या नंबर में बताएंगे तो 1 2 3 4 समझाते हैं, ठीक है? तो ये होता है अपना क्वांटम नंबर। अब एक एक करके हम इन्हीं चारों क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें किस चीज, इलेक्ट्रॉन के किस चीज के बारे में बताएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन के हमको डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएगा, कि इलेक्ट्रॉन के स्टेट के बारे में बताएगा, कि इलेक्ट्रॉन के हमको ब्लॉक के बारे में बताएगा, कि इलेक्ट्रॉन के गांव के बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक नहीं होता है, गांव नहीं होता, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन के किस चीज के बारे में कौन क्वांटम नंबर बताएगा उसकी बातें हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। किसकी बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो 4 तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको हम लोग 4 क्वांटम नंबर बोलते हैं। कौन कौन होता है? N L M S। एन का नाम होता है बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को हम लोग बच्चा बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम को बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, और इन्हीं 4 तरह का किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों क्वांटम नंबर को बता दोगे तो तुमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में कहां पे उपस्थित है, कहां पे मौजूद है और उसकी एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको अगर मान लो मेरे पास किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, यानी कि उसके लिए हमको n का वैल्यू आ गया, तो n का वैल्यू या तो आपके लिए 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? n का वैल्यू 1 2 3 4 आ सकता है। एक सेकंड आप यहां जरा गौर करना, ये क्वांटम नंबर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 1 2 3 4 नहीं होता, आप अभी नाम याद रखो NLMS होता है। अब 1 2 3 4 किसके किसके लिए होता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो n का वैल्यू, n क्या होता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और n क्या रिप्रेजेंट, n का वैल्यू क्या सा हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, करते करते आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ठीक है? जिसमें ये n क्या बताएगा? आपको बताएगा नंबर ऑफ सेल को। किसे बताएगा? नंबर ऑफ सेल को। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर में किस सेल में, किस ऑर्बिट, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, बात एक ही है, किस सेल में या किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वो कौन बताएगा आपको? उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो बताएगा। जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n का मान कितना है? 1 है। इसका मतलब आप समझोगे कि वह इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर n का मान 2 आ गया तो समझोगे सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर n का मान 3 आ गया बच्चा तो समझोगे कि थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑर्बिट किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस से चलना है आपको, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस चलने के बाद पहला जो ऑर्बिट होगा ये हो गया अपना फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड एनर्जी लेवल। उसी प्रकार से एक और बनाओगे तो थर्ड, एक और बनाओगे तो फोर्थ, इस प्रकार से चलता है, ठीक है? तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यानी कि n का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब उसका वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पाया जा रहा है, पहला ऑर्बिट में पाया जा रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो ये बातें आप नहीं लिखना एग्जाम में, आप लिखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है हमको सेल के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डील्स अबाउट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का कौन सा सेल है उसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। n का मान बच्चा 0 नहीं होगा, n का मान स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 आया, तो यानी कि पहला ऑर्बिट है, और पहला ऑर्बिट का नाम क्या रखते हैं हम लोग, k रखते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k बोलते हैं। फिर n का मान अगर 2 है यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या होता है, l। n का मान 3 मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या होता है, m। और अगर n का मान 4 आया, दैट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में पाया जाएगा, और फोर्थ सेल के लिए नाम हम लोग क्या रखते हैं, n रखते हैं। KLMN होता है क्या, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम। k किसका होगा, पहला ऑर्बिट के लिए, m किसके लिए होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, n होगा थर्ड ऑर्बिट के लिए, और फोर्थ होगा आपका n होगा आपका फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n का मान 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। 1 अगर n का मान है तो उस सेल का नाम वो हो जाएगा, यानी कि उसके वो इलेक्ट्रॉन पहला सेल में प्रेजेंट है, सिंगल सेल में प्रेजेंट है। और अगर सेल उसके पास 1 है तो उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, k। अगर सेल नंबर 2 है तो उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, l। सेल नंबर थर्ड का नाम क्या होता है, m। और सेल नंबर फोर्थ का नाम क्या होता है, n होता है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है, समझ गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अच्छा, ऑर्बिट पता कर लिए। अब मान लो हमें पता करना है, देखो अब जैसे मान लो ये अपना सेल है ना, कभी भी कोई एटम के अंदर घुसोगे पहले तो पहले क्या मिलेगा, सेल मिलेगा। अब इस सेल के अंदर भी क्या होता है, सबसेल होता है। सेल के अंदर भी क्या होता है, सबसेल होता है, जिस सबसेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस सबसेल का नाम क्या सब हो सकता है बच्चा, 4 तरह के सबसेल होते हैं। कौन कौन, S P D F, ये 4 तरह का सबसेल होता है। कौन कौन, S P D F। और सबसेल किसी इलेक्ट्रॉन को अगर तुमको ढूंढना है एटम के अंदर में, तो पहले उस इलेक्ट्रॉन का हमको सेल नंबर पता होना चाहिए, और उस सेल नंबर का आइडिया कौन देगा आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वही उस इलेक्ट्रॉन के लिए सेल नंबर हो जाएगा। अब सेल नंबर पता करने के बाद आपको क्या पता करना है, सबसेल पता करना है कि इलेक्ट्रॉन सेल के किस सबसेल में है। मान लो पहला सेल में गए, पहला सेल के किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में कौन बताएगा आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ये हमको, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड सबसेल के बारे में। किसके बारे में, सब सेल के बारे में। अब L का वैल्यू जो मैं बताऊं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, और L का वैल्यू बच्चा आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक, कहां तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक। अगर मान लो बच्चा देख, अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 0 आया, या L का मान 1 आया, या मान लो L का मान 2 आया, या L का मान क्या आया, 3 आया। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके पास जो, उसमें देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसेल की। L का मान अगर 0 है तो मतलब उसके पास कौन सा सबसेल है, S सबसेल है। कौन सा सबसेल है, S सबसेल। L का मान 1 है यानी कि उसके पास P सबसेल है। L का मान 2 मतलब उसके पास D सबसेल है, और L का मान 3 यानी कि उसके पास F सबसेल है। क्या, कौन सा सबसेल है, S। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। L का मान अगर 0 आ गया तो कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट होता है उससे, S सबसेल। L का मान अगर 1 आया तो कौन सा सबसेल, P सबसेल। L का मान अगर 2 आया तो कौन सा सबसेल बच्चा, D सबसेल। और अगर L का मान 3 आया तो कौन सा सबसेल, F सबसेल। और आप लोग इसका ना आप लोग क्या कहते हैं, सबसेल का ना शेप भी याद रखना कि शेप क्या होता है। S सबसेल अगर है तो इसका शेप होता है आपका स्फेरिकल। S सबसेल के लिए शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, यानी कि इस प्रकार का S सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल। P सबसेल की अगर मैं बात करूं तो उसका होता है बच्चा डम्बबेल शेप। डम्बबेल समझते हो क्या होता है, डम्बबेल। जो हम लोग जिम करने जाते हैं ना, तो जिम जो करते हैं तो हम लोग नहीं, वो जो हाथ के लिए जो हम लोग उठाते हैं उसी को कहते हैं डम्बबेल। उसका शेप कैसा होता है आप देखिएगा, उसका शेप इस प्रकार का होता है। ये होता है आपका P सबसेल का शेप, डम्बबेल। D का होता है बच्चा डबल डम्बबेल। कैसा होता है, डबल डम्बबेल। इसका शेप कैसा होगा, डबल डम्बेल मतलब एक डम्बेल ये
और एक डंबल और बना दो, तो ये हो गया डबल डंबल, जो कि डी का शेप होता है। और एफ का बच्चा कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा बना हुआ, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, तो बस आप इसका याद रखना कि एफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एल क्या बताएगा आपको, एल आपको बताएगा नंबर ऑफ सबसेल के बारे में। किसके बारे में, सबसेल के बारे में। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान 0 आ गया, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 आ गया, मतलब कौन सा सबसेल, इसका मतलब उसके पास सबसेल कौन सा है, एस। अगर एल का मान 1 है तो पी सबसेल बताएगा, एल का मान 2 है तो डी सबसेल बताएगा, एल का मान 3 एफ सबसेल को बताता है। किस सबसेल का शेप कैसा होता है, यहां लिखा हुआ है। एस सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल, पी का होता है डम्बेल, डी का होता है डबल डम्बेल, और एफ का होता है कॉम्प्लिकेटेड। वही बात आपका यहां पे लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में अगर पूछा ना कि क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को, तो एक ऐसे ही आपको एग्जाम में उतारना है जैसे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मान के, अब यहां पर सुनो, एल का मान वैल्यू एन के मान पे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान मान लो 1 आया, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान अगर 1 आया, तो याद रखना, यहां पे हम इसको याद रखना, एन के रिस्पेक्ट में एल का मान कैसे निकाला जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एन का मान 1 है तो इसके लिए इसका मतलब एल का मान क्या हो जाएगा, 0। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एन का मान 2 है, इसका मतलब उसके लिए एल का मान क्या हो जाएगा, एन का मान 2 मतलब 2 ऑर्बिट, एन का मान 2 मतलब 2 ऑर्बिट। और ये भी याद रखो, किसी सबसेल के पास जितना ऑर्बिट होता है ना, जितना सेल होता है ना, उतना ही उसमें सबसेल होता है। अगर एन के पास एक सेल है तो एक सेल है तो उसके पास केवल एक सबसेल होगा, और पहला सबसेल कौन होता है, एस सबसेल। तो वो इसीलिए यहां पे हम क्या लिखे हैं, एल का मान, एल के पास एल मतलब यहां पे इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि एस सबसेल के लिए एल का कौन सा मान रिप्रेजेंट होता है, 0। तो अगर एन का मान 1 है, आपको यह बात ध्यान पे रखना है कि कोई भी सबसेल की वैल्यू बताने से पहले आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, सेल का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपके पास n बराबर 1 है, यानी कि आपके पास सेल संख्या कितना है, 1। सेल जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ सबसेल होगा। अगर n 1 है मतलब सेल 1, और सेल 1 तो सबसेल 1, और पहला सबसेल कौन होता है, एस सबसेल होता है। और एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी कि n का मान 1 तो एक सबसेल, तो उसके सॉरी n का मान 1 तो उसके पास एक सेल होगा, और एक सेल है तो उसमें सबसेल भी एक होगा, और वो सबसेल कौन सा होगा, एस होगा। एस होगा तो एल का मान कितना हो जाएगा, 0। अगर n का मान 2 है, यानी कि दो सेल है मतलब सेकेंड सेल, और अगर सेकेंड सेल है तो उसके पास फिर कितने सबसेल होंगे, 2 सबसेल होंगे, जिसमें से पहला सबसेल कौन होगा, s जिसको 0 से दिखाते हैं, दूसरा सबसेल कौन होगा, p जिसको 1 से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे p के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, l का मान 1 लगाते हैं, तो इसके लिए l का मान क्या हो जाएगा, 0 और 1। अच्छा, अगर n का मान 3 है, यानी कि थर्ड सेल में कितने सबसेल, 3 सबसेल, कौन कौन, s p d। तो s के लिए लिखते हैं क्या, 0, p के लिए लिखेंगे 1, d के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर n का मान 4 है तो यानी कि आपके पास चौथा सेल है, और चौथे सेल में 4 सबसेल होंगे, कौन कौन, s p d f। s के लिए l हो जाएगा 0, p के लिए हो जाएगा 1, d के लिए हो जाएगा 2, और f के लिए हो जाएगा 3। ये बात आपको ध्यान पे रखने हैं। तो वही बात यहां बोला कि l का मान n-1 से 1 कम होगा या उसके बराबर, और 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर होता है। l का मान अगर निकालना है तो जितना n का वैल्यू है, n के वैल्यू से देखो 1 कम आ रहा है ना l का मान, n 1 था तो l 0, n 2 था तो l का मान 1, n 3 था तो l का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के, देखो l का मान कहां से कहां तक होगा, n का जितना वैल्यू है उसके 1 कम से कम के बराबर या उससे कम होगा, और 0 के इक्वल और 0 से ज्यादा होगा। देखो अगर आपके पास n2 था तो l का मान कहां है, देखो l का मान कितना है, 0 और 1 है, यानी कि l का मान, n का मान 2 है ना, तो n-1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 करोगे तो देखो, तो l का मान क्या है, n-1 से 1 कम आ रहा है, n का मान 2 था, 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 1 के बराबर आ रहा है यहाँ पे l का मान, और 0 के ग्रेटर या 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये होता है l की वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। l का मान n के ऊपर डिपेंड करता है, n का जितना वैल्यू होगा उससे 1 कम वैल्यू होगा किसका, l का। अगर n 2 है तो l कितना हो जाएगा, 0 और 1, n अगर 3 है तो l कितना हो जाएगा, 0 1 2, n अगर 4 है तो l कितना हो जाएगा, 0 1 2 3। तो भाई ये आपको क्या बताते हैं, ये l के वैल्यू n के वैल्यू क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं बच्चा नंबर ऑफ सबसेल के बारे में। ये था दूसरा क्वांटम नंबर। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वांटम नंबर, जिसका नाम है बच्चा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, m से। इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, m से डिनोट करते हैं।
आइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो हमको सेल भी पता चल गया, सब सेल भी पता चल गया। अब आप यहां पे एक बात को गौर से सुनना, देखो जो सब सेल होते हैं ना, एस पी डी एफ, ये सब सेल होते हैं। सब सेल के अंदर में क्या होता है बच्चा, ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को हम लोग दिखाते हैं एक स्क्वायर बॉक्स से। ऑर्बिटल क्या होता है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल एक वह 3D स्पेस होता है एटम के अंदर में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कहां पाया जाता है, ऑर्बिटल के अंदर में। तो आप मान लो आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है किसी एटम के अंदर में, तो पहले गए सेल में, सेल के बाद गए सब सेल में, और सब सेल के बाद कहां जाएंगे, ऑर्बिटल में। और उस ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है कि किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन होगा, वो बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वही बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित है उसके बारे में आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। इट आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब सुनो कैसे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हर एक सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल पहले होंगे, सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल। अगर एक एस सबसेल है तो उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है, जिसको ऑर्बिटल को हम लोग स्क्वायर बॉक्स से दिखाते हैं। पी सबसेल में बच्चा 3 ऑर्बिटल होते हैं, कितने, 3। डी सबसेल में बच्चे कितने होते हैं, डी सबसेल में होते हैं 1 2 3 4 और 5, और एफ सबसेल में होते हैं 7 ऑर्बिटल, कितने, 7 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल अलग अलग सब सेल के अंदर में। तो अगर कभी मान के चलो एस का मान, एस अगर आपका एस सबसेल है यानी कि एल कितना क्या रहा होगा, 0। पी सबसेल के लिए एल कितना रहा होगा, 1। डी सबसेल के लिए एल कितना रहा होगा, 2। और एफ सबसेल के लिए एल कितना रहा होगा, 3। ये रहा होगा ना, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो देखो अगर एल का मान 0, तो बताइए आपके पास इसका मतलब कौन सा सबसेल है, एस, और एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, कितने ऑर्बिटल होते हैं, केवल 1। एल का मान 1, तो पी ऑर्बिटल, पी में कितने होंगे, पी सबसेल, और पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो यानी कि अगर आप एल का मान अगर आपको पता चल जाए तो आप एम का वैल्यू बता सकते हो। एम मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हो किसी सबसेल के अंदर में। और एम का वैल्यू होता क्या है बच्चा, याद रखना कि एम का वैल्यू होता है आपका, एम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस एल से, सॉरी लेस देन इक्वल टू प्लस एल से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल तक होता है। एम का वैल्यू याद रखना, जैसे मान लो मेरे पास एल का मान आया है 1 और हमसे पूछ रहा है एम बताओ कितना होगा, यानी कि अगर मेरे पास सबसेल का संख्या 1 है, सबसेल 1 है, तो फिर मेरे पास एम कितना होगा, तो एम क्या होता है, प्लस एल से माइनस एल तक। तो प्लस 1 से लेकर के माइनस 1 तक, बीच में 0 भी तो आएगा। तो देखो कितने ऑर्बिटल हो गए, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल। तो वही बात बोले ना कि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल। अगर मान लो अपना सबसेल डी है, तो आपको पता है डी सबसेल कौन से नंबर से रिप्रेजेंट होता है बच्चे, 2 से। तो यानी कि एल का मान कितना है यहाँ पे 2, और अगर एल का मान 2 है तो एम का मान कहां से कहां तक होता है, प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक। तो भाई -2 से चलो, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। बताओ कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5। इसीलिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये बात लिखा हुआ है कि m प्लस एल से माइनस एल तक होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर देगा, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में। ठीक, समझ गए, आ जाओ देखो यही बात यहां लिखा हुआ है। L0 तो सबसेल कौन सा, S, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। L0 के लिए m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि -0 से +0 तो 0 ही ना मिलेगा भाई। L1 तो m का मान -1 0 +1। L2 तो m का मान -2 -1 0 +1 +2। और अगर L का मान 3 है तो m का मान -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये होगा। ठीक है, चलो तो अब अपना 3 को क्वांटम नंबर के बाद अपने देखो, अब आपसे मैं आपको बोल दूं, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि कभी भी सुनो, अगर n आपका 1 है तो L फिर क्या होगा भाई, गौर से बताना। अगर n आपका 1 है तो L कितना होगा, 0, क्योंकि n 1 के लिए आपका L 0 होता है। तो L अगर 0 तो m भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या ना। अच्छा, अगर n 2 है तो L कितना हो जाएगा, 0 और 1। अभी पीछे बताया ना, L का मान
n से एक कम होता है, तो l 2 है तो इसका n अगर 2 है तो l का मान 0 और 1 होगा, और अगर l 0 तो m यहाँ पे 0 हो जाएंगे, और आपका अगर l अगर 1 है तो m यहाँ पे हो जाएंगे -1, 0 + 1। यानी कि सुनो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम तुम्हारे पास n बराबर 2 दे दिए तो तुमको ये बात अच्छे से पता है कि l का मान 0 होगा और क्या होगा, 1 होगा। अभी निकालना सिखाए है ना। और अगर l का मान 0 है बच्चा तो m का मान क्या हो जाएगा, 0, और 1 के लिए m का मान कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के कहां तक, -1 से लेकर के +1 तक। अब यही बताया है ना। यानी कि अगर m 0 है तो सबसेल कौन सा होगा, s, और s में एक सबसेल, और यहां पे कितना है, अगर l 1 है तो सबसेल कौन सा होगा, p में 3 ऑर्बिटल देखो 1 2 3 है ना। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, यानी कि सेकेंड सेल में अगर अपने पास कोई भी अगर सेकेंड सेल में है तो इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर पे। अब देखो कोई भी जो ऑर्बिटल होते हैं बच्चा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा स्पिन करते रहता है, ऑर्बिटल पे हमेशा क्या होता है, ऑर्बिट में हमेशा घूमते रहता है। तो घूमने का तो 2 तरीका होता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यही 2 कहानी है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ कि ना, बिल्कुल। अगर ये ऐसे घूमेगा तो मान लो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, एक को ऊपर की ओर एक को नीचे की ओर। अब आपको जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा क्लॉकवाइज होता है, नीचे वाला हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। आपको जिसको जो मानना है मान लो। अगर आप इसको एंटी क्लॉक मान रहे हो तो ये क्लॉक हो जाएगा, अगर इसको क्लॉक मान रहे हो तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, लेकिन दोनों को ना अपोजिट दिखाना है, एक को ऊपर तो एक को नीचे दिखाना है। तो ये कौन बताता है, ये जो बताता है यही बताता है अपना अगला क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये बात यहां लिखा हुआ है। स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताएगा इट रिप्रेजेंट्स रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस, कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखो साइंटिस्ट को बताना था ना कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दर्शाने के लिए साइंटिस्ट ने एस का 2 वैल्यू रिप्रेजेंट किया, एक वैल्यू +1/2 लिखा और दूसरा वैल्यू -1/2 लिखा। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, भाई इसको कहीं से नहीं लाया गया है, साइंटिस्ट ने अपने मन से एगो नंबर दे दिया कि मान ले भाई प्लस वाले को और एक को +1/2 मान लो और एक को -1/2 मान लो। इसमें से एक अगर +1/2 आया है और एक का -1/2 आया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, एक का वैल्यू +1/2 होगा, एक के लिए एस क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 और दूसरे के लिए -1/2। सर +1/2 किसके लिए होगा, तुमको जिसके लिए मानना है मान लो। क्लॉकवाइज के लिए अगर तुम +1/2 मान रहे हो तो एंटी क्लॉक के लिए -1/2 मान लेना, और एंटी क्लॉक अगर तुम एंटी क्लॉक के लिए +1/2 मान रहे हो तो क्लॉक के लिए -1/2 मान लेना। मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि हम लोग हमेशा क्लॉक को +1/2 ही मानेंगे, लेकिन बहुत जगह पर टीचर बताते हैं, लेकिन और बुक वगैरह में भी जनरली कहीं जगह पर लिखा रहता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप +1/2 क्लॉक मान रहे हो तो आपके लिए फिर -1/2 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। लेकिन अगर आप +1/2 एंटी क्लॉक मान रहे हो तो -1/2 क्या हो जाएगा, आपका क्लॉक हो जाएगा। बस आपको जिसको जो मानना है मान लो। तो क्योंकि देखो there is no any rule to determine +1/2 is either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम पे डिपेंड करता है किसको जो मानना है मान लो। इफ वी टेक +1/2 एज क्लॉकवाइज देन -1/2 एज एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा। अगर तुम +1/2 को क्लॉकवाइज ले रहे हो तो -1/2 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि अब अगर मान के चलो हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान अगर पता चल गया बच्चा, देखो अगर मेरे पास अगर हमको किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मान के चलो n, अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है किसी एटम के अंदर में, तुमको n भी पता चल गया, l भी पता चल गया, m भी पता चल गया और s भी पता चल गया। l से आप कहां घुसोगे, सेल के अंदर, फिर l से कहां घुसोगे, उस सेल के सब सेल में। अब m से कहां जाओगे आप, उस सब सेल के ऑर्बिटल में, और s से कहां जाओगे आप, उस इलेक्ट्रॉन पे। अगर आपको क्लॉकवाइज वाला पूछेगा तो क्लॉकवाइज पे चले जाओगे, और एंटी क्लॉकवाइज वाला पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज पे चले जाओगे। यानी कि आप एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाओगे अगर ये चारों एड्रेस इलेक्ट्रॉन का आपको हम दे दे तो यही थे अपने 4 क्वांटम नंबर जो हमें बताते हैं किसके बारे में, किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में। तो बच्चा ये अपना क्वांटम नंबर के चारों सेट के बाद अब अगला टॉपिक जो इसमें हम लोग आज कवर करेंगे वो कवर करेंगे डी ब्रोई हाइपोथेसिस। लिखा था ब्रोगली है, पढ़ाता ब्रोई है।
डी ब्रोय हाइपोथेसिस। अब यहां हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो कोई लॉ ना हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, एक सोचा हुआ बात हो, एक आइडिया हो जो फॉरवर्ड कर देना, आगे बढ़ा देना होता है, उसी को कहते हैं हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोय हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1924 में एक आइडिया क्या किया था, आगे बढ़ाया था, और ये आइडिया इनके पास कहां से आया था और क्या आया था, जरा हम लोग समझते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट थे बच्चा मैक्स प्लैंक, एक साइंटिस्ट थे हमारे मैक्स प्लैंक, जिन्होंने लाइट के डुअल नेचर के बारे में बताया था, जिन्होंने लाइट के डुअल नेचर के बारे में बताया था। पहले लोगों का मानना यह था कि लाइट एक वेव है, पहले टाइम में लोगों को यह मानना था कि लाइट एक वेव है, लेकिन जब से लाइट के जब से हमको फोटोन एनर्जी के बारे में या फोटोन के बारे में पता चला, यानी कि तो हमको उसके बाद से मैक्स प्लैंक ने यह साबित किया था कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, लाइट वेव भी होता है, और लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह, यानी किसी को हम लोग कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक थ्योरी के हिसाब से हमें यह बात पता चल गया था कि लाइट हमारा डुअल नेचर वाला होता है, यानी कि लाइट के पास वेव भी होता है, और लाइट के पास लाइट तुम्हारा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। अगर कोई चीज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास क्या होगा? फिर मास होगा। तो मैक्स प्लैंक के हिसाब से कि लाइट में मास बहुत कम होता है, गति बहुत ज्यादा होता है, इसलिए से जब लाइट चलता है तो हमको वेव की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में लाइट के अंदर में जो एनर्जी होता है वो छोटे छोटे पैकेट में होते हैं, जो पैकेट को हम लोग क्वांटा बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं, और वही फोटोन या वही क्वांटा आपका एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसलिए लाइट होता तो पार्टिकल की तरह है, लेकिन चलने के बाद हमको दिखता वेव की तरह है। यह बात का नाम था मैक्स प्लैंक का। किसका का नाम था? मैक्स प्लैंक का। कि लाइट में जो एनर्जी होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एकदम छोटे छोटे पैकेट में। जो पैकेट तुम्हारा इतना छोटा होता है कि हम दिखता नहीं है, लेकिन जब वो चलता है ना, तो क्योंकि छोटा पैकेट होता है, कम मास वाला होता है, और लाइट बहुत तेज गति से मूव करता है, तो जब कोई बहुत कम मास वाला ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से मूव करता है ना, तो वो हमको क्या दिखता है? वो हमको वेव की तरह मूव करता हुआ दिखता है। इसलिए लाइट दिखता वेव है, लेकिन होता पार्टिकल की तरह है। तो इसी चीज को ना, इनके इसी बात को डी ब्रोय अपने अंदर उतारे, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक आइडिया दिया कि एक बात बताओ कि जैसे मैक्स प्लैंक साहब ने यह बोला कि चूंकि लाइट का एक छोटा छोटा टीनी पैकेट होता है जो बहुत तेज गति से मूव करता है, तो इसलिए हमको वो वेव की तरह दिखता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास भी तो नेग्लिजिबल ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या करते हैं? प्रोटॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? एटम का कोई भी मास इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता, इतना बात तो आप जानते होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर नेग्लिजिबल होता है तो यानी कि मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली जो चलता है ना, तो वो लाइट के स्पीड से ही चलता है। इलेक्ट्रॉन आपका अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड से ही आगे बढ़ता है। तो उन्होंने डी ब्रोय ने सोचा इस बात को सोचा कि इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन चलता होगा तो चूंकि उसकी मास बहुत कम है, और लगभग वो अगर इलेक्ट्रॉन जो है सो लाइट के स्पीड से ही चलता है, तो वो भी तो एक प्रकार के वेव की तरह बिहेव करता होगा। क्योंकि मैक्स प्लैंक ने बोला था कि बहुत कम मास वाला ऑब्जेक्ट जब बहुत तेज गति से मूव करेगा, जैसे कि लाइट के अंदर में जो एनर्जी का पैकेट होता है, क्वांटा होता है, वो बहुत कम मास का, उसकी एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे पैकेट में बटी होती है। तो छोटा पैकेट जो होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो छोटे पार्टिकल्स हैं वो, और बहुत तेज गति से मूव कर रहे हैं, तो वो हमको वेव की तरह दिखते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, और वो भी तो लगभग लाइट के स्पीड से मूव करता है। तो अभी तक जमाना ये समझ के चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का पार्टिकल है, लेकिन जब हाइपोथेसिस आया डी ब्रोय का, तो लोग सोचने पे मजबूर हो गया, अच्छा ये बात तो इनका सही बात है का नाम, कि जैसे लाइट आपका छोटे पैकेट के होने की वजह से और जब तेज गति से मूव करने की वजह से वेव की तरह दिखता है, तो कोई पार्टिकल अगर बहुत छोटा है और वो भी बहुत तेज गति से घूमता है, तो वो भी तो वेव की तरह दिखता होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो वही गुण है, इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, उसकी मास बहुत कम होती है, उसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली लाइट के बराबर होता है, तो जब वो भी चलता होगा तो वो भी हमको वेव की तरह नजर आता होगा कि नहीं आता होगा।
तो डिब्रोय ने एक ऐसा बात सोचा, इसको बाद में इन्हीं के दो चेला थे, उन्हीं का दो स्टूडेंट थे, आपका जर्मन एंड डेविसन, जो डिफ्रैक्शन मेथड से ना, डिफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा इसे सिद्ध कर दिया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का वेव है, क्योंकि डिफ्रैक्शन प्रोसेस केवल वेव ही शो करता है। तो जब लाइट को डिफ्रैक्शन प्रोसेस से गुजारा गया तो लाइट में डिफ्रैक्शन देखने को मिला, और अगर किसी चीज में डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है दैट मींस वो पक्का वेव है। तो यानी कि यहां से साबित हो गया कि डिब्रोय का जो हाइपोथेसिस था वो बात सही है कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अभी तक दुनिया पार्टिकल मान रहा था, लेकिन अब से इलेक्ट्रॉन को दुनिया ने क्या माना कि वो वेव की तरह मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जब भी चलता है तो वेव की तरह चलता है, और यहां से ये बात आया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर होता है, एक तो वेव नेचर होता है और एक उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। और यही कह रहा था डिब्रोय हाइपोथेसिस। जरा यहां पर हो क्या बोला, और उन्होंने डिब्रोय साहब ने ये बात केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं बोला, उन्होंने ये बात सब कुछ के लिए बोला। बोला इस धरती पे जितना कोई भी चीज मूव करता है ना, सब क्या है, वेव है। सब क्या है, वेव है। जो भी चीज मूव कर रहा है सब के सब क्या है, वेव है। लेकिन फिर हम लोग वेव की तरह दिखते क्यों नहीं भाई, हम लोग वेव की तरह क्यों नहीं चलते, हम भी तो चलते होंगे तो हम भी एक प्रकार के वेव होंगे, तो हम लोग वेव की तरह क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा, हम लोग काफी हेवियर पार्टिकल्स है। तो बड़ा पार्टिकल्स होने की वजह से हम लोग वेव की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन जो अगर काफी छोटा पार्टिकल, और हम लोग का गति भी बहुत कम होता है, लेकिन हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत वेव नेचर होती है। हर एक मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर में जिसके पास वेलोसिटी है और मास है, या मास है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत वेव नेचर होता है। सिमिलरली अब वही बात को डिब्रोय ने हाइपोथेसिस में बोला, वही बात यहां लिखा हुआ है कि लुइस डी ब्रोगली इन 1924 गेव अ हाइपोथेसिस ऑन मैटर वेव्स। इसको हम लोग कहते हैं मैटर को उन्होंने वेव साबित किया था ना, कोई भी पदार्थ भी वेव की तरह होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा मैटर वेव्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं सब के साथ वेव एसोसिएटेड होता है। द वेवलेंथ ऑफ सच वेव्स डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। और जो वेव होता है, जैसे हमारा वेव है, तो हमारा वेव किस पे डिपेंड करता है, कोई भी मूविंग पार्टिकल का वेव किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स पे। किस पे, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। मोमेंटम समझते हो ना, मास इंटू, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक, ही गेव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ सच वेव्स। और उन्होंने केवल ये बात बोला नहीं, बल्कि इस तरह के वेवलेंथ के लिए, मैटर वेव के वेवलेंथ के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन भी दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोई इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डी ब्रोई इक्वेशन। और डी ब्रोई इक्वेशन क्या था भाई, डी ब्रोई इक्वेशन ये था कि लैम्डा बराबर, लैम्डा से वेवलेंथ को दिखाते हैं, h बाय एम भी बराबर h बाय पी। भाई ये एम भी क्या है, एम क्या है, मास, और ये भी क्या है, वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, जिसको पी से दिखाते हैं। तो उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया इस मैटर वेव के वेवलेंथ के लिए, उन्होंने क्या दिया था कि लैम्डा बराबर h बाई पी, जिसमें h क्या है बच्चा, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p क्या है आपका, p है यहां पे मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम। और लैम्डा समझ गए, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। ये एक्सप्रेशन था डिब्रोय साहब का मैटर वेव से रिलेटेड वेवलेंथ निकालने के लिए। अब यहां पे जो ये डिब्रोय इक्वेशन था, इसको हम लोग जरा प्रूफ करते हैं, इसकी प्रूफ हमें देखनी है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहां पे डिब्रोय इक्वेशन को अगर हम लोग प्रूफ करने जाएं तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक साहब ने जो लाइट रे फोटोन के लिए जो एक थ्योरी दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो एनर्जी होता है ना, फोटोनिक एनर्जी जो होता है, वह एच म्यू के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, एच म्यू के बराबर। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या यूं बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन फॉर अ लाइट फोटोन। लाइट फोटोन मतलब लाइट में जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, वो एनर्जी कितना होता है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला प्लैंक साहब ने क्या दिया था, E बराबर एच म्यू। एच समझ गए, प्लैंक्स कांस्टेंट है, E क्या है, एनर्जी है, म्यू यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। म्यू लाइट की क्या है यहां पे, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, म्यू बराबर होता है C बाय लैम्डा। म्यू बराबर क्या होता है, C बाय लैम्डा, आपने पढ़ा है, जिसमें ये C क्या है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, लाइट की वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम लोग अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो C बाय लैम्डा करके भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बताओ, कि E बराबर हम लोग यहां से लिख सकते हैं
एच सी बाई लैम्डा, म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। तो एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन हमको यहां से निकल के आया मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से मैक्स प्लैंक जो लाइट के फोटोन का एनर्जी का जो थ्योरी फॉर्मूला दिया था ना, इक्वेशन दिया था ना प्लैंक साहब, उन्होंने क्या दिया था, E बराबर एच म्यू दिया था। म्यू यहां क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय लैम्डा, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो म्यू की जगह पे हम लोग सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, वही यहां पे लिख दिए। तो यहां से E बराबर एच सी बाय लैम्डा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक इक्वेशन निकल के हमको मेरे पास ये आया कि E बराबर एच सी बाय लैम्डा। अच्छा, आप लोगों को आइंस्टीन का रिलेटिव थ्योरी याद है ना भाई, कि अगर मान लो कभी भी कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो आइंस्टीन का जो थ्योरी था जिसमें मास एनर्जी रिलेशनशिप के हिसाब से वो क्या था, E बराबर mc स्क्वायर। ये तो सब बच्चा जानता होगा, E क्या है एनर्जी, M क्या है मास, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो E बराबर mc स्क्वायर बच्चा जानता होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से, कि E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। जब भी कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आइंस्टीन साहब ने मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या दिया था बच्चा, E बराबर mc स्क्वायर, M मास, C स्पीड ऑफ लाइट, E क्या है एनर्जी है। यहां भी एनर्जी निकाले लाइट का तो क्या आया, एच सी बाय लैम्डा, यहां से एनर्जी क्या आया, mc स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो चूंकि LHS दोनों का बराबर है तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बताओ यहां से क्या लिख सकते हैं, एच म्यू बराबर mc स्क्वायर लिख सकते हैं, एच म्यू लिखो या एच सी बाय लैम्डा लिखो, तो एच म्यू बराबर mc स्क्वायर लिख सकते हैं, और म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा बराबर mc स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। तो यहां से ये स्क्वायर से ये सी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। स्क्वायर से ये सी कट जाएगा, बिल्कुल। तो क्या बचेगा बताओ, एच बाय लैम्डा बराबर mc बचेगा क्या, एच बाय लैम्डा बराबर mc बचेगा क्या, हमें वेवलेंथ निकालना है ना। तो लैम्डा को आप इधर रहने दो और क्या करो, लैम्डा को इधर कर दो और mc को इधर कर दो। तो यहां से लैम्डा, यहां से वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा, क्या वेवलेंथ, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, h बाय mc, h बाय mc। और मेरे को एक बात बताओ, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट बोलो या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलो, और m क्या है, मास। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ, हम किसी चीज का करते तो क्या निकलता है, मोमेंटम निकलता है। अगर वेलोसिटी लाइट का अगर स्पीड है तो ये हो गया बच्चा क्या, लाइट के लिए मोमेंटम। लेकिन अगर कोई मेरे पास मेटेरियल पार्टिकल है, मेटेरियल पार्टिकल मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल पार्टिकल। तो मेटेरियल पार्टिकल की स्पीड को किससे दिखाते हैं हम लोग, v से दिखाते हैं। वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, v से। यहां लाइट का स्पीड था इसलिए c लिखे हैं। अगर मान लो लाइट न रह करके हम लोग किसी मैटर को ले लें, किसी मैटर को लाइट की जगह पे हम लोग कोई मैटर मान लें, तो अगर मैटर मान लेंगे तो वहां जो वेलोसिटी होगा किसका होगा, मैटर का, यानी कि मेटेरियल पार्टिकल का वेलोसिटी। और मेटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, तो c की जगह पे वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, h बाय mv। और mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिखते हैं। तो लैम्डा बराबर यहां से क्या निकल के आ गया, h बाय p निकल के आ गया। यही तो था डी ब्रोई हाइपोथेसिस, यही तो था डी ब्रोई हाइपोथेसिस, जो अपना क्या हो गया, यहां से प्रूव हो गया। और बच्चा यही था अपना आज का लेक्चर। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह के बारे में। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार लेक्चर को देखिएगा, चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, लव यू ऑल।